देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए आज ब्रिक्स सम्मेलन पर सबकी नजर थी। इस सम्मेलन के कोड वर्ड सामने आ गए। ये कोड वर्ड है अफगानिस्तान, आतंकवाद और भविष्य। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान को लेकर यह कहा कि अमेरिकी सेना के जाने से वहां का संकट बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सारा फोकस भविष्य पर रखा और कहा कि ब्रिक्स के सभी देश भविष्य के लिए साथ साथ काम करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अपने भविष्य के लिए तालिबान को पार्टनर बना लिया है। तालिबान की गवर्नमेंट चीन के हाथों बिक गई है। आप यह भी कह सकते हैं कि छटे हुए आतंकवादियों से बनी तालिबान सरकार को जिनपिंग का आर्थिक आशीर्वाद मिल गया है। चीन ने अपनी कर्ज वाली स्कीम के मायाजाल में तालिबान को जकड़ लिया है और आगे पूरे अफगानिस्तान के संसाधनों को निचोड़ने का प्लान है। भारत के पड़ोस में चीन की इस नई बिजनेस स्कीम को समझाएंगे। वैसे तालिबान लोकतंत्र की ताकत से डरा हुआ है, इसीलिए तरह तरह की पाबंदियां लगा रहा है। उसका टारगेट है कि कट्टरपंथ का अंधेरा कायम रहे और चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर मनचाही सत्ता चलाई जाए। सत्ता का क्या हाल है, इसका उदाहरण देती भी एक तस्वीर है। इस व्यक्ति का नाम है हाजी मोहम्मद इदरीस, अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक का नया गवर्नर। इसके हाथ बंदूक पर तो बहुत सलीके से चलते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर कैसे चलेंगे यह देखना होगा। आज भारत की हाईवे वाली हवाई शक्ति का गहरा विश्लेषण करेंगे। जब राजस्थान के जालौर में पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर भारत के लड़ाकू विमान उतरे, तो उस समय पाकिस्तान सहित भारत के तमाम दुश्मनों को थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ होगा। भारत के हाईवेज पर सुपर हर्क्यूलिस और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का आराम से उतरना सैन्य रणनीति के लिहाज से एक बड़ी ताकत है। एक आम हाईवे और रनवे वाली सड़क में क्या फर्क होता है और इस अपग्रेड से वायुसेना की ताकत कैसे बढ़ती है, इस पर आपको खबरदार रहना चाहिए। इसके साथ ही भारत को नई ऊर्जा देने वाली एक अच्छी खबर आपसे शेयर करेंगे। सरकार ने 56 C295 एयरपोर्ट विमानों की डील को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 16 विमान सीधे स्पेन से आएंगे और 40 विमान देश में प्राइवेट सेक्टर की मदद से बनाए जाएंगे। इस विमान की आत्मनिर्भर भारत वाली शक्ति देखिएगा। जब दुनिया अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे का वेट एंड वॉच कर रही थी, तब चीन अफगानिस्तान की इस आपदा में भी अवसर खोज रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही चीन ने उसे अपने कर्ज के बोझ तले दबाने की पहली किश्त का ऐलान कर दिया है। चीन ने ऐलान किया है कि वो तालिबान सरकार को 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है, जिसका तालिबान बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन तालिबान शायद नहीं जानता कि चीन किसी भी देश को मुफ्त की मदद देने में विश्वास ही नहीं रखता। वो जितना पैसा देता है उससे कई गुना कीमत वसूल लेता है। अफगानिस्तान में चीन के बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की रहबरी में आतंकियों की फौज पूरी सरकारी मौज ले रही है और अब तो चीन ने भी तालिबान सरकार के सिर पर हाथ रखकर कह दिया है, आयुष्मान भव, धनवान भव। चीन ने तालिबान सरकार को 200 मिलियन युआन, करीब 228 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। चीन का दावा है कि इस रकम से वो अनाज, कोरोना वायरस के टीके समेत दूसरी राहत सामग्री तालिबान सरकार को मुहैया करवाएगा। चीन का यह तोहफा तालिबान सरकार के गठन के 24 घंटे के अंदर आया है, जो तालिबान के लिए राहत पैकेज से कम नहीं है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती को काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश की व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। हमने तालिबान के इस बयान पर भी गौर किया है। अंतरिम सरकार बनने का मकसद जल्द से जल्द सामाजिक और आर्थिक बहाल करना है। चीन किसी की मदद करे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा कैसे हो सकता है? तालिबान सरकार पर भी चीन ऐसे ही पैसे नहीं उड़ा रहा है। चीन का मकसद है कि अफगानिस्तान उसके बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम से जुड़े। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन यानी करीब 221 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर चीन अपनी नजर गड़ाए बैठा है। चीन तालिबान सरकार के जरिए बगराम एयरबेस को हथियाने की चाल चल रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने पूरे 20 साल तक किया था। जाहिर है चीन को तालिबान सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तालिबान की नजर चीन के पैसे पर है, लेकिन चीन की नजर तो पूरे अफगानिस्तान पर है, जहां वो अमेरिका की जगह लेना चाहता है।
that the Taliban will get funding from China? Well, China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. जंग और बिजनेस में सब जायज होता है। जब पूरी दुनिया वेट एंड वॉच कर रही थी, तब चीन तालिबान के साथ बिजनेस डील कर रहा था। तालिबानी नेताओं की पहली विदेश यात्रा का पड़ाव बीजिंग ही बना था, जहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उनकी खूब आवभगत की थी। तभी से चीन को लेकर तालिबानी नेताओं की जुबानें चाशनी में डूबी हुई हैं। तालिबान तो अभी से चीन के हाथों अफगानिस्तान को नीलाम कर देने के लिए तैयार लग रहा है। बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही हम अफगानिस्तान में सुरक्षित निवेश के लिए माहौल बनाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी रुचि है। हम ऐसा करेंगे। वैसे जब तालिबान सिर्फ आतंकी संगठन हुआ करता था, तो उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों में होती थी। लेकिन अब नेतागिरी के चक्कर में पड़े तालिबान को सरकार चलाने के लिए चीन के चंदे का ही सहारा है। विश्व बैंक के मुताबिक सार्वजनिक खर्च के लिए अफगानिस्तान को मिलने वाला 75% अंतर्राष्ट्रीय अनुदान अधर में लटक गया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में रखे अफगान केंद्रीय बैंक की अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान में आने वाले 45 करोड़ डॉलर के फंड को रोक दिया है। अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम कैसे ताश के पत्ते की तरह ढह चुका है, काबुल में बैंकों के बाहर लगी इस भीड़ से समझा जा सकता है। चीन जानता है कि तालिबान सरकार के पास उसके कर्ज में दबने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल, जब तालिबान की हालांकि एक आतंकियों से भरी हुई सरकार ने गद्दी संभाल ली है, स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है, उसके बावजूद चाइना का इस तरह खुल के सामने आना, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पत्ते पूरे खोल के रख दिए कि जैसी भी सरकार बनी है उन्हें उससे कोई परहेज नहीं। जिस प्रकार से $30 बिलियन जी एड आ रहा है, आप देखिएगा चीन की नजर किसके ऊपर है? बगराम पर। जिस तरीके से हम्मन टोटा चला गया श्रीलंका के हाथ से, उसी माफिक आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके, चाहे वो खान कॉरिडोर हो, चाहे वो बगराम एयरफील्ड हो नेक्स्ट टू काबुल, ये सब का सब चीन के हाथ में जाएगा। चीन के शिकंजे में आना तालिबान की मजबूरी भी है और मंशा भी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प है भी नहीं। तालिबान ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए अफगानिस्तान में शरिया कानून के कट्टर समर्थक तालिबान को उइगर मुसलमानों के सवाल पर सांप सूंघ जाता है। चीन के बारे में आपके क्या ख्यालात, जहां उइगर मुसलमानों के साथ बहुत जबरदस्ती हो रही है? वो देखो जी, चाइना जो है हमारे एक हमसाया मुल्क है, नेबरिंग मुल्क है, तो वो राबिता भी है, हमारे राबिता भी है। तो जो भी हो, इंशाल्लाह एक नेबरिंग मुल्क के तौर पर जो वो चाहते हैं हमारे साथ अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में ताउन भी करे, तो अपनी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे, जो भी चाहे उससे बातचीत करेंगे। ये चीन और तालिबान के बीच की ओपन डीलिंग है। चीन तालिबान को उइगर मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं देगा, बस पैसा देगा। और ये पैसा चीन वक्त आने पर कैसे वसूलेगा, इसका अंदाजा तालिबान को अभी नहीं होगा। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आर्थिक मदद करने के बदले में चीन अफगानिस्तान से क्या चाहता है, ये समझने में तालिबान को अभी वक्त लगेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि चीन के हाथों बहुत सस्ते में बिक गई है तालिबान गवर्नमेंट। हालांकि चीन की मदद से अफगानिस्तान के रिजर्व बैंक का सूखा खत्म होगा, लेकिन चीन से आए पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए तालिबान सरकार ने जिस रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया है, वो कितना काबिल है, इसकी एक तस्वीर देख लीजिए। यह है हाजी मोहम्मद इदरीस, तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक दी अफगानिस्तान बैंक का नया गवर्नर। इसकी काबिलियत इसके सामने टेबल पर रखी दिख रही है। बंदूक के ट्रिगर पर सेट हो चुकी है इसकी उंगलियां, पर लैपटॉप पर अभी वो उंगलियां सेट होना बाकी है। इदरीस तालिबान के लिए काले धन को सफेद करने के लिए कुख्यात रहा है। इसका इनाम उसे रिजर्व बैंक गवर्नर के पद के तौर पर मिला है।
अहम पदों पर बैठे ऐसे ही आतंकवादियों के बारे में तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, न किसी को उच्च शिक्षा पाने की जरूरत है। तालिबान सरकार में उसी की कद्र है जिसे बंदूक से प्यार है और इंसानियत से दुश्मनी। हालांकि अब तक तालिबान को समझ आ जाना चाहिए था कि बंदूक से आतंकवादी संगठन चलता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं। तालिबान ने बंदूक के दम पर सरकार तो बना ली, लेकिन उसे चलाएगा कैसे? वैसे तालिबान को वो दिन याद आ रहे होंगे जब वो दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल होता था और हर साल अरबों डॉलर कमाया करता था। रेडियो फ्री यूरोप ने नेटो की गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से तालिबान की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में तालिबान का वार्षिक बजट 11,800 करोड़ रुपए था। तालिबान अवैध खनन से हर साल 3,410 करोड़ रुपए कमाता था। मादक पदार्थों की तस्करी से उसे 3,000 करोड़ रुपए की आमदनी थी। अलग अलग आतंकी संगठनों से तालिबान को 1770 करोड़ रुपए का हफ्ता वसूली होती थी। इसके अलावा अलग अलग तरीकों से हर साल तालिबान लोगों से करीब 1700 करोड़ रुपए की उगाही करता था। जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा था वहां से तालिबान प्रोटेक्शन मनी और एक्सटॉर्शन मनी के तौर पर करीब 1180 करोड़ रुपए वसूलता था। इसके अलावा रियल एस्टेट के अवैध धंधे से भी तालिबान को करीब 588 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 तक तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद खूब फल फूल रहा था और दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बना हुआ था। लेकिन जब चोर ही पुलिस बन जाए तो चोरी कैसे करे? तालिबान को भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि अपनी सरकार चलाने के लिए वो कौन से नुस्खे अपनाए। फिलहाल तो उसे चीन का सहारा है। तालिबान के साथ चीन की बढ़ती नजदीकियों की झलक ब्रिक्स समिट में भी दिखी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न तो अफगानिस्तान के हालात पर अफसोस जताया, न तालिबान सरकार के खिलाफ कुछ बोला। ब्रिक्स देशों की इस वर्चुअल समिट की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संगठन ने एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे स्वीकार किया गया है। समिट को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए और चिंता जताई कि अफगानिस्तान सरकार में कई ग्लोबल आतंकवादी शामिल हैं। In the context of his comments on terrorism, he also noted that the territory of Afghanistan should not be used for drug trafficking or terrorism. Also that they should not pose difficulties or be a problem for neighbors. And he also mentioned about the rise of certain radical movements, particularly of ISIL. And in this sense, there was a very strong endorsement of India's perspectives in this context. वैसे तो तालिबान का लोकतंत्र से 36 का आंकड़ा है, लेकिन पिछले 20 दिनों में तालिबान को लोकतंत्र की ताकत का अंदाजा अच्छी तरह हो चुका है। शरिया कानून को अपने दिमाग में ढोने वाले तालिबान के सिर पर अफगानी नागरिकों के अधिकारियों को छीनने का भूत सवार है, जिसके वशीभूत होकर उसने विरोध प्रदर्शनों के लिए नियम कायदों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है। वैसे दिलचस्प तो यह है कि जिस तालिबान का नियम कानून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो तालिबान अफगानी नागरिकों को कानून पढ़ा रहा है। ये अफगानिस्तान में शरिया कानून से प्रेरित तालिबान सरकार का चाल चलन है, जिसका एक ही नियम है, नो इफ नो बट, जुल्म करो नॉन स्टॉप। अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन से डरी तालिबान सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। पहला फरमान, प्रदर्शन करना है तो पहले इजाजत लो। दूसरा फरमान, नारे और बैनर तालिबान से अप्रूव करवाओ। तीसरा फरमान, प्रदर्शन की जगह, वक्त और वजह तालिबान को पहले बताओ। और चौथा फरमान, प्रदर्शन से एक दिन पहले पुलिस से इजाजत लेकर आओ। मतलब यकीन नहीं होता ये वही तालिबान है जिसने आज तक कोई नियम नहीं माना और कानून से तो उसकी जानी दुश्मनी है। मतलब दुनिया की इकलौती आतंकवादी सरकार आम अफगान नागरिकों के विरोध प्रदर्शन से डर गई। ये तो बड़ी शेम की बात हो गई। मतलब अपने ही नागरिकों पर बैड तालिबान बनकर जुल्म भी ढाना है और दुनिया से गुड तालिबान होने का सर्टिफिकेट भी चाहिए। एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। ये ऐसा है जैसे आप उसके गले में कुछ डाल दें
जिसे वो उठा नहीं सकती। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। और महिला प्रदर्शनकारी सभी अफगान महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। در طی 20 سال اخیر هر چقدر که از این میدیا از این چیز समझ नहीं आता कि तालिबान ज्यादा खूंखार है या वो शरिया कानून जिसकी वो बात बात पर दुहाई देता है और उसे अपनी सरकार का संविधान बताता है। तो क्या तालिबान ये बता सकता है कि शरिया कानून की कौन सी धारा अपने ही देश के नागरिकों को, खासकर महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी करने का पाठ पढ़ाती है? इस्लामिक सरकार हमारे ऊपर गोलियां चला रही हैं। ये तालिबानी बेहद बेरहम हैं। ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, बल्कि ये काफिर हैं। शरिया कानून की कौन सी धारा के तहत तालिबान के लड़ाकों को ये अधिकार मिला कि वो महिलाओं के प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को अगवा करके इतनी बेरहमी से पीटे? Gunfire to our side, and they took our camera and mic and attended by did. They are against freedom of speech in media. When the spokesman of Taliban, Zabiullah Mujahid, talks, he always say they are pro freedom of, but in action the situation is totally different. जो तालिबान अमेरिका से नहीं डरा, जिस तालिबान ने अफगान फोर्स को डरा दिया, वो तालिबान आम अफगानियों के गुस्से से बुरी तरह डर चुका है। पता नहीं ऐसा क्या है शरिया कानून में जो तालिबान को महिलाओं पर जुल्म करने की इजाजत भी देता है और महिलाओं को हक देने की झूठी बातें करने की बेशर्मी भी देता है। Will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तो अपनी झूठी बातें तालिबान अपने पास ही रखे, दुनिया उसे देख रही है और दुनिया को बर्बर तालिबान से इंसानियत के प्रदर्शन की कोई उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी सत्ता का नशा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार के इस हिस्से में हम आपको राजस्थान के जालौर की उस सड़क पर ले चल रहे हैं जहां आज भारत ने अपनी हाईवे वाली हवाई शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नेशनल हाईवे 925A पर उतरते भारतीय लड़ाकू विमान देखकर आज पाकिस्तान डिप्रेशन में होगा, क्योंकि जब हाईवे ही रनवे का काम करते हैं तो निश्चित ही दुश्मन थर्राते हैं। हाईवे वाले रनवे पर उतरे सुपर हर्क्यूलिस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सवार थे। जालौर की हाईवे वाली इस हवाई पट्टी की कई विशेषताएं हैं और भारत के लिए इसका खास महत्व है। यह हवाई पट्टी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, इसे इमरजेंसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के पश्चिमी सेक्टर में यह सेना के लिए एक बड़ा रणनीतिक बूस्टर है। युद्ध की स्थिति में इसे बैकअप रनवे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटर जेट्स को बहुत ही कम समय के नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है और दुश्मन पर स्ट्राइक करने के लिए भी ये बहुत मददगार है। भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न सेक्टर में ये राष्ट्रीय राजमार्ग 925A है। जगह है राजस्थान का जालौर, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। ये सड़क भारतीय वायुसेना के लिए हवाई पट्टी बन गई है, जिसने भारत की वायु शक्ति को नई धार दी है, पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है। पहली बार कोई राष्ट्रीय राजमार्ग वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए खास तौर पर बनाया गया है। हाईवे वाली हवाई पट्टी पर लैंडिंग की शुभ शुरुआत भारत की वायुसेना के दमदार विमान सुखोई 30 MKI ने किया। इसके बाद वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलिस ने भी यहां टचडाउन किया।
साथ ही वायुसेना के जगुआर जेट ने अपना दमखम दिखाते हुए जालौर के हाईवे पर दौड़ लगाई। भारतीय वायुसेना के लिए बना ये हाईवे भारत के लिए सरहद पर शक्ति पथ जैसा है। 71 की जंग के 50 साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान सरहद के नजदीक राजस्थान में जालौर में भारतीय वायुसेना ने एक नया इतिहास रचा है। यहाँ पर पहली बार नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना का विशेष C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेशनल हाईवे पर लैंड हुआ है। एक तरह से अब नेशनल हाईवे का दोहरा इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। न सिर्फ लोगों की आवाजाही बल्कि युद्ध या किसी भी आपदा के समय हाईवे का इस्तेमाल इस तरह से रनवे के लिए किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है, मेन ऑपरेशंस जो है वो तो रनवे से ही होगा, लेकिन राय के दौरान क्या होता है एक काउंटर एयर ऑपरेशंस कहते हैं। इस काउंटर एयर ऑपरेशंस के तहत ये रनवे को दुश्मन देश जो है आकर के बॉम्बिंग करके चला जाता है, तो 3-4 घंटे के लिए जो है रनवे अनयूजेबल रहता है। सो उस दौरान जो हवाई जहाज हवा में ऑलरेडी हैं उनको उतारने के लिए ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई हैं, और ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को ऑपरेशनल करने में हमें बिल्कुल ही वक्त नहीं लगेगा। कहीं कहीं इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स में सामान्य यातायात भी चलता रहेगा, जहां एक फीडर रोड के तहत ट्रैफिक को दोनों तरफ हम डाइवर्ट कर देते हैं और लैंडिंग स्ट्रिप का काम भी चलता रहता है। सरहदी इलाके जालौर में वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए काम में आने वाले हाईवे के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में सवार होकर पहुंचे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वहां मौजूद थे। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। विशेष रूप से आज ये जैसा ऐतिहासिक उद्घाटन राजनाथ सिंह जी आपके हाथ से हुआ है, तो मुझे खुशी हुई कि इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, पर एक ऐतिहासिक क्षण है। जालौर के हाईवे पर हवाई पट्टी की रणनीतिक अहमियत बहुत है। पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर होने की वजह से ये हाईवे संवेदनशील वेस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाती है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में ये हवाई पट्टी आपात इस्तेमाल और प्रभावी रनवे बैकअप का काम कर सकती है। यहाँ से वायुसेना के विमानों को तत्काल उपयोग में लाया जा सकता है और अचूक निशानों और विशेष उड़ान में ये मददगार साबित हो सकते हैं। वायुसेना के इमरजेंसी और रणनीतिक इस्तेमाल के लिए भारत का प्लान सिर्फ एक हाईवे वाली हवाई पट्टी बनाने भर का नहीं है। सरकार देश भर में 28 ऐसे हाईवेज तैयार कर रही है जो वायुसेना के विमानों के लिए रनवे का काम कर सकेंगे। जालौर में बनी ये 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी NHAI ने वायुसेना के साथ मिलकर 45 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार की। 2017 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग का रिहर्सल किया था। इसी के बाद जालौर हाईवे जैसी सुविधा का निर्माण करने को लेकर राष्ट्रीय प्लान ने जोर पकड़ा। जालौर से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में हाईवेज हैं, लेकिन किसी भी हाईवे पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई जा सकती। आइए इसकी वजह को हम जान लेते हैं। दरअसल जिन हाईवेज पर विमानों को टचडाउन कराया जा सकता है उनमें कुछ खासियतें जरूरी हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि हवाई पट्टी वाले हाईवे की सड़क सीधी और समतल हो। सड़क जगह जगह पर उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। सड़क पर ढलान नहीं होनी चाहिए। हाईवे पर विमान उतारने के लिए जरूरी है कि रनवे सेगमेंट पर बिजली के खंभे ना हो, साथ ही मोबाइल फोन टावर आसपास नहीं होने चाहिए। विमान जिस हाईवे पर उतारे जा सकते हैं उनमें पोर्टेबल ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम होने चाहिए ताकि लैंडिंग में दिक्कत न हो। इसके अलावा एक और बात जो ज़रूरी है वो ये कि सड़क ऐसी हो जो भारी विमान या फाइटर जेट का बोझ सह सके। हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाना अब रणनीतिक और सामरिक सोच का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए हाईवे पर हवाई पट्टी बनाते समय कुछ खास निर्माण
और होते हैं। स्टैंडर्ड डिजाइन के तहत ऐसे हाईवेज पर 4 एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग की जगह बनाई जाती है। वहां एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनता है। साथ ही हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर गेट बनते हैं ताकि बाकी ट्रैफिक को हाईवे पर आने से रोका जा सके। भारत इकलौता देश नहीं जहां हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और पोलैंड में हाईवे पर हवाई पट्टियां हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हाईवे पर विमान उतारने का इंतजाम किया हुआ है। सरकार के अनुसार देश भर के हाईवेज पर कम से कम 25 ऐसी एयर स्ट्रिप बनाने की योजना है। आपको लोकेशन के साथ इस प्लान के बारे में हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बनिहाल हाईवे पर अवंतीपुरा के पास हवाई पट्टी बनाई जाएगी। पंजाब में संगरूर जिले में नेशनल हाईवे 71 पर हवाई पट्टी बनाई जाएगी। हरियाणा में सिरसा और हिसार के पास 2 हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनने वाली हैं, एक मुरादाबाद के पास, बाकी लखनऊ और रायबरेली के पास, और अयोध्या के पास नेशनल हाईवे 27 के पास। आंध्र प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। नेल्लोर में काम चल रहा है। विजयवाड़ा, अंगूर और राजामुंद्री विजयवाड़ा रोड पर काम होना है। पश्चिम बंगाल में 2 हवाई पट्टियों का काम पूरा हो गया है। बालासोर, खड़गपुर में काम जारी है और दिगना में भी जगह का निरीक्षण चल रहा है। राजस्थान में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। गुजरात में हाईवे पर 4 हवाई पट्टियां बनाने की योजना है। तमिलनाडु में हाईवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार में किशनगंज में इस्लामपुर के पास हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। और इसके अलावा असम में 3 हवाई पट्टियां, उड़ीसा में हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। खबरदार में हमारे पास देश के लिए एक और शुभ समाचार है और इसके विश्लेषण में भारत के लिए एक नई ऊर्जा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों की डील को मंजूरी दी है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। हमने इस विमान पर भारत का जोश हाई करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की है। C-295 एक आधुनिक और शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। जब सैनिकों को तुरंत इधर से उधर पहुंचाना होता है, हथियारों और वाहनों को ट्रांसफर करना होता है, तो C-295 शानदार काम करता है। मिलिट्री साजो सामान के हाई स्पीड ट्रांसफर में इसका जोड़ नहीं है। और अब भारतीय वायुसेना को इस विमान की ये शक्ति मिलने वाली है। मोदी सरकार ने लंबे समय से पूरा होने का इंतजार कर रही डील को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत को 56 C-295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। खास बात यह है कि इनमें से 16 विमान ऐसे होंगे जो सीधे स्पेन की एयरबस फैक्ट्री से आएंगे, जबकि बचे हुए 40 विमानों को टाटा ग्रुप के नेतृत्व में बना प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का एक समूह बनाएगा। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट है। पहली बार किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण के प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर इस तरह मुख्य भूमिका में है। इससे पहले ऐसी डील की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिलती रही है। C-295 का इस्तेमाल 15 देशों में हो रहा है। इसकी खासियत यह भी है कि इसे जरूरत के मुताबिक अलग अलग तरह के मिशंस के लिए तैयार किया जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा सर्विलांस मिशन और मुश्किल सतह वाली जगहों से सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम देने में यह काम आ सकता है। इन विमानों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट पहले से लगा होता है। इसका मतलब है कि ये विमान दुश्मन के विमान के कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं और कई महत्वपूर्ण संचार उपकरणों के कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। 56 C-295 विमानों की डील फाइनल होने में 1 दशक का लंबा समय लगा और विमानों का पहला बैच भारत आने में 4 साल लगेंगे। C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे ब्रिटिश एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेगा, जिनका निर्माण पहले HAL करता रहा है। एवरो विमान अपने युग को जी चुके हैं। अब जरूरत है बदलाव की, एक ऐसे विमान की जो एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, जिसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला जा सकता हो।
C-295 इन शर्तों को पूरा करता है और अगले कुछ वर्षों में वायुसेना के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की टीम को ज्वाइन कर लेगा। और अब बात एक बार फिर तालिबान की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी विमान के पंख में एक रस्सी डालकर झूला बनाया गया है। इस विमान पर झूलते दिख रहे लोग तालिबान के लड़ाके बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तो अफगान सेना को दिए गए अमेरिकी विमानों का बड़ा जखीरा वहां छोड़ दिया। हालांकि इनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना के किसी ऑपरेशन के लिए निष्क्रिय किया हुआ है। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मौत की आशंका 96.6% तक कम हो जाती है और दूसरे डोज के बाद आशंका 97.5% तक कम हो जाती है। सरकार ने आज ये जानकारी सार्वजनिक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अप्रैल से अगस्त के बीच के डेटा पर हुए रिसर्च पर आधारित है। इसीलिए वैक्सीन से डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।